ये आपके साथ केशव थलवाल भी थे, पर उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी हैं रोशन रतूड़ी जी, और उसमें बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती। तो उस नेगी हैं जो वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय, उनके द्वारा मुझसे संपर्क किया जाता है। उनके भी 1-2 मुकदमे मेरे द्वारा पूर्व में पहले लड़े गए। राजेंद्र रावत, और वो अपने आप को टीम गणेश गोदियाल बताते हैं, जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी टीम का अहम सदस्य बताते हैं। वो महिलाओं पर सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत अभद्र टिप्पणियां करते हैं। मणिपुर विधानसभा विशेषकर कांग्रेस के लिहाज से ये कही जा रही है कि 2027 के लिए बहुत हॉट सीट होने वाली है। लगभग 30 वर्षों से देहरादून में सत्ता चाहे किसी की भी रही हो, वो एक सीट पर रहे हैं, और ऐसी सीटों पर रहे हैं जिससे वो शायद धर्मपुर में इतना कुछ कर सकते थे कि अगला चुनाव जो भी अन्य दलों से उनके खिलाफ लड़ना चाहता उसके पास कोई मुद्दे नहीं। बस हाईवे पे अगर आप जाएंगे, बाईपास पे सत्संग भवन के बगल में, तो इतना बड़ा कूड़े का ढेर है, वहाँ आके आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप सिटी में हैं। मतलब ये भी एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बड़े वार्ड में सबसे ज़्यादा रोडों की जो सबसे बड़ी समस्या है, और ये तब है कि हम स्मार्ट सिटी के अंदर आते हैं, ये तब है कि हम नगर निगम के अंदर आते हैं, ये तब है जब बीजेपी की सरकार 10 वर्षों तक सत्ता में है, और 10 वर्ष तक की विधायक जी एक ही व्यक्ति विधायक है, और 10 वर्षों से वो सत्ता में भी हैं, और इससे पहले 5 वर्ष मेयर भी रहे। निश्चित है कि पार्टी अगर मुझे अवसर देती है, मैं एक जमीनी कार्यकर्ता हूँ, लंबे समय से कानूनी रूप से भी अपने क्षेत्र के लोगों की मदद कर रहा हूँ। संदीप चमोली जी हैं कांग्रेस पार्टी में, पर संदीप चमोली उन आंदोलनों में प्रतिभाग करते हैं जो क्षेत्रीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं। संदीप चमोली किसी राष्ट्रीय दल का हिस्सा होने से पहले उत्तराखंडी है। पूरे भारतवर्ष में एक अकेला भटजी आपका राज्य है जिसमें 2 मूल निवास चलते हैं, जिसमें स्थायी निवास भी है, जिसमें मूल निवास। कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिस राज्य में 19 वर्ष के युवा ने छाते पे सिर्फ इसलिए गोली खाई हो कि उसका राज्य बन सके। उसको कुछ नहीं मिला ना गोली खाने के लिए। भाजपा और कांग्रेस दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि 25 वर्षों में दोनों ने शासन किया है। नमस्कार, मैं हूं दिवाकर भट्ट। 12 मास देख रहे हैं आप पॉडकास्ट की सीरीज में। आज जो हमारे मेहमान हैं, उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता, पीसीसी के मेंबर, एडवोकेट संदीप चमोली जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बारामासी की पूरी टीम का। चमोली जी के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो लोग उत्तराखंड के आंदोलनों को फॉलो करते होंगे, उत्तराखंड के आंदोलनों को, विशेषकर जो देहरादून में राजधानी में जो आंदोलन होते हैं, उन आंदोलन में प्रखरता के साथ अपनी भूमिका निभाते हैं। चाहे किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन होता है, उनकी कानूनी जो लड़ाइयाँ होती है, उनको लड़ाइयों को लड़ने का हमेशा काम करते हैं। तो चमोली जी, मैं शुरुआत आपके शुरुआती समय से करना चाहता हूँ थोड़ा सा, और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जहाँ तक हमें पता लगा, संदीप चमोली जी सरकारी सेवा में थे, तो वहाँ से इस फील्ड में आना, समाज सेवा के फील्ड में, राजनीति के फील्ड में, ये कैसा हुआ और क्यों ये परिवर्तन हुआ कि अच्छी खासी आप नौकरी कर रहे थे? लंबे समय से मैं वैसे बेसिकली अगर आप कहें भट्ट जी, तो मेरा जो पैतृक गांव है वो श्रीनगर के पास 12 किलोमीटर के आसपास पौड़ी रोड पर एक गांव पड़ता है, श्रीनगर सुमाड़ी। वहाँ का मैं मूल निवासी हूँ, और मेरे पिताजी मिलिट्री इंजीनियरिंग में सर्विस करते थे। तो जब मेरे पिताजी की पोस्टिंग हरिद्वार से देहरादून हुई, तो हम लोग लगभग 89 के आसपास जो है देहरादून में आके बसे थे। लंबे समय से मैं पहले पूर्व में होता ही, हम सब एक पहाड़ी मूल के लोग हैं। हमारे यहाँ सरकारी रोजगार की हमेशा महत्व रही है। एक पारिवारिक पृष्ठभूमि भी ऐसी थी, दादा मेरे प्रिंसिपल थे, पिता सर्विस पे थे, और मैं क्योंकि घर का बड़ा था, और हमारी संस्कृति कल्चर ये कहता है कि बड़े बड़े बेटे पे हमेशा जिम्मेदारियाँ रहती हैं। उसी के सापेक्ष में 2005 में मैं राजकीय सेवा का हिस्सा बना, और 2005 से लगभग 8-9 साल मेरे द्वारा सरकारी नौकरी की गई। उसके बाद मैंने BRS ले लिया था, और उसके बाद में लंबे समय से एक इस कानूनी पेशे में हूँ। और इसके तहत मुझे ये भी महसूस हुआ कि हमारे राज्य में, संघर्षों से बना हुआ राज्य है, हमारे राज्य में आवश्यकता है कि जो न्यायिक मदद मैं लोगों की कर सकूं, या जो न्यायिक मदद लोग मुझसे मांगते हैं, तो मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि मैं उनकी न्यायिक मदद कर सकूं। सामाजिक आदमी हूं, लंबे समय से कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं अपना जिम्मेदारी समझता हूं कि मैं लोगों की न्यायिक रूप में मदद करूं। जैसे आपने बताया कि आप कांग्रेस के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और बहुत मुखरता के साथ अपनी बातों को रखते हैं, पर हम पिछले कुछ वर्षों का सिनेरियो देखें तो संदीप चमोली जी जो हैं, उत्तराखंड के जो भी आंदोलनकारी होते हैं, उन आंदोलनकारियों पर जब मुकदमे होते हैं, उनकी बेल करवाने की बात हो, चाहे जो भी कानूनी पेचीदगियां हो, उनको संदीप चमोली जी
हैंडल करते हैं, और वो कांग्रेस पार्टी के अलावा अन्य दलों के भी लोग होते हैं। तो उसी में एक प्रकरण आया था केशव थलवाल का। तो केशव थलवाल की बेल करवाने संदीप चमोली जी जाते हैं। वहाँ से बाहर आके जो है संदीप चमोली जी जो है अपनी बातों को रखते हैं कि इनकी बेल हो गई है, आपके साथ केशव थलवाल भी थे। पर उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी हैं रोशन रतूड़ी जी, और उसमें बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है। वो फेसबुक लाइव के माध्यम से बताते हैं कि जो है इनकी केशव थलवाल की बेल मैंने करवाई, मैंने वहाँ पर वकील भेजे थे। तो उसके बाद आप भी सोशल मीडिया पर आकर कुछ बोलते हैं। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं संदीप चमोली को जानता नहीं था। तो वो प्रकरण था क्या दरअसल? भट्ट जी, क्योंकि मैं एक सामाजिक आदमी हूँ और मध्यम वर्ग से निकल के हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरे द्वारा जब अधिवक्ता का पेशा अपनाया गया तो इसके साथ साथ मुझे महसूस हुआ कि राज्य बनने के बाद इन 26 वर्षों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रह गई, जिसमें कि हम लोग आंदोलन के समय में जिन चीज़ों को सही से तय नहीं कर पाए, और निरंतर प्रदेश में नई नई मांगें जो उठ रही हैं उनको पूरा करवाने के लिए जो भी सरकारें सत्ता में रहेंगी, हमारे युवा साथी, हमारे बुजुर्ग साथी लगातार आंदोलन करते हैं। सरकारें जब उनको गलत न्यायिक व्यवस्था में फंसाने की कोशिश करती है या उनको जेल भेजने की कोशिश करती है, तो हम सब का कर्तव्य बनता है। हमने पूरे प्रदेश में एक अधिवक्ता सेवा मंच के नाम से एक अधिवक्ताओं का मंच बनाया है, जिसमें पूरे प्रदेश से गढ़वाल कुमाऊं मंडल दोनों जगहों से अधिवक्ता साथी जुड़े हैं, जो सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा या किसी भी व्यवस्था के द्वारा परेशान या प्रताड़ित लोग जो होते हैं उनकी निःशुल्क मदद और खासकर उनकी बेल कराने का जो काम है हमारे सभी साथी मिलकर करते हैं, और इसको हम लोग अपना कर्तव्य समझते हैं। आंदोलनों से बना हुआ ये हमारा राज्य है। इस राज्य में हमें लगता है कि हमें उस राज्य आंदोलन में रहने का शुभ अवसर तो नहीं मिल पाया, लेकिन अब जो आंदोलन चलते हैं उन आंदोलनों को बल देने के लिए, उन लोगों की मदद करने के लिए हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और हम उसका निर्वाह करते हैं। इसी के सापेक्ष में जब केशव थलवाल प्रकरण होता है तो यूकेडी के नेता आशुतोष नेगी हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय, उनके द्वारा मुझसे संपर्क किया जाता है। उनके भी 1-2 मुकदमे मेरे द्वारा पूर्व में पहले लड़े गए हैं। देखिए, यूकेडी, कांग्रेस, बीजेपी या कोई अन्य दल हो, उपनल भी है, कोई अन्य दल भी हो, उन सबकी विचारधारा अलग अलग हो सकती है। मेरी विचारधारा हो सकती है कि बीजेपी से अलग हो, लेकिन एक राजनेता अगर वो समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है और वो किसी भी दल का हो, तो एक अधिवक्ता होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस व्यक्ति की मदद करूं। और ये मेरी सिखलाई भी है, ये मेरी परवरिश में भी, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है। तो केशव थलवाल जी का जब प्रकरण हुआ तो प्रकरण काफ़ी उछला हुआ था। लगातार सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि भाई केशव थलवाल लगातार पुलिस से उनका एक द्वंद्व सा चल रहा था। तो उसी में जो मेरे द्वारा जो है उनकी बेल कराई गई। 2-3 दिन वो जिला कारागार देहरादून में रहे थे, उनकी बेल कराई गई। बेल करवा के जब मैं वापस आता हूँ तो जो हमारे साथी हैं ये जो रतूड़ी जी हैं, रतूड़ी जी उत्तराखंड से आते हैं, और उनके द्वारा जो है मैं जब आता हूं तो मुझे पता लगता है कि लोगों के द्वारा बताया जाता है। तब तक मैंने सोशल मीडिया पे नहीं देखा था कि वो कह रहे हैं कि मेरे द्वारा बेल कराई गई है। उस पूरे प्रकरण में उनके द्वारा मुझसे तो शायद कोई संपर्क नहीं किया गया था, लेकिन वो केशव थलवाल के माताजी के संपर्क में थे और कोई अन्य उनके सहयोगियों के संपर्क में रहे होंगे, लेकिन मेरे संपर्क में नहीं थे। जो केशव थलवाल जी थे उनकी बेल मेरे और मेरे साथी जो अधिवक्ता साथी है, हरिंदर बेदी हैं, नवनीत कुकरेती हैं, कृति बिष्ट है, एक लड़का प्रदीप फरसवाण है, ये सब हमारे साथी अधिवक्ता साथी हैं। हम सब साथियों की मेहनत से द्वारा और निःशुल्क रूप से केशव जी की बेल कराई गई, और आज भी वो लगातार हमारे पास आते रहते हैं और उनके अन्य प्रकरणों में भी हमसे सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो रोशन भाई से इस संबंध में मेरी तो शायद कोई बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी जब किसी और के माध्यम से संपर्क हुआ तो मुझे पता चला कि वो भी समाज के लिए काम करते हैं, और अच्छी बात है अगर समाज के लिए काम करते हैं। तो हम जो भी समाज के लिए व्यक्ति उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंडियत के लिए काम करता है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। और उस बीच कुछ बातें ऐसी हो गई थी आपस में, मिसअंडरस्टैंडिंग जिसे कह सकते हैं, चीज़ें हो गई थी। बाद में वो चीज़ें हमारे द्वारा सुलझा ली गई। वो अपना कार्य कर रहे हैं, मैं भी अपना कार्य अच्छे से कर रहा हूँ। एक सर और दूसरा प्रकरण आता है आपकी पार्टी के एक कार्यकर्ता, अभी कुछ दिनों पुराना प्रकरण है वो राजेंद्र रावत, और वो अपने आप को टीम गणेश गोदियाल बताते हैं, जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी टीम का अहम सदस्य बताते हैं। वो महिलाओं पर सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत अभद्र टिप्पणियां करते हैं, और भाजपा इस पर जो है जगह जगह मुकदमे लिखवाती हैं और उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। और उस प्रकरण में भी काफ़ी लोगों का ये कहना था कि कांग्रेस पार्टी उनसे अलग हो गई थी एकदम से, क्योंकि वो बहुत गंभीर विषय भी था। वहाँ पर भी जो है संदीप चमोली जी आगे आते हैं
और उनकी बेल करवाते हैं? देखिए, राजेंद्र रावत जी मूलतः जनपद पौड़ी के रहने वाले हैं, वर्तमान समय में दिल्ली में रह रहे हैं। लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम भी कर रहे हैं, आईटी सेल में वो की भूमिका में हैं, और लंबे समय से मैं मानता हूँ कि पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उससे पहले वो शायद किसी अन्य दल में थे। वो जब ये महिलाओं वाला, जब राहुल जी उत्तराखंड आए थे देहरादून, तो कार्यक्रम में जब आए थे तो उस कार्यक्रम में से एक दिन पहले उनके द्वारा बीजेपी की महिलाओं के लिए अपशब्द कहे गए, जो सही में घोर निंदनीय थे। एक महिला जो मातृशक्ति के रूप में पूजी जाती है, अगर किसी भी दल का व्यक्ति उनके लिए लिखता है तो इसकी हम लोग भी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उसके बावजूद भी अब व्यक्ति द्वारा अपराध तो घटित हो गया था, लेकिन उसको भी रिलीव हमारी न्याय व्यवस्था में मिलता है। उनको पुलिस द्वारा दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया गया। तो उस सापेक्ष में जो है कि मेरे से उनके परिवार वालों ने संपर्क किया, और ऐसा नहीं है कि पार्टी ने उनसे पल्ला झाड़ लिया था। पार्टी के बड़े नेता लगातार उनके संपर्क में थे। ऐसा होता है कि व्यक्ति द्वारा गलती तो हो जाती है, लेकिन कठिन समय में मुझे लगता नहीं कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ती है। कोई भी दल हो अपने कार्यकर्ताओं को शायद नहीं छोड़ता, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो मेरे द्वारा फिर अगले दिन उनकी बेल कराई गई, और अब उनका मुकदमा चल रहा है। आगे भविष्य के लिए उनको शर्तिया जमानत हुई है। उनको वार्निंग दी गई है कि वो फेसबुक पे एक सोशल साइट है, सोशल साइट की एक अपनी जिम्मेदारी होती है। अगर आप उसको चलाते हैं तो आपकी भी समाज में एक जिम्मेदारी बनती है कि आप उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें वो जिससे कि लोग आहत हों, या जिससे आप किसी से अपशब्दों का प्रयोग करें, तो वो आईटी एक्ट के तहत अपराध में आता है। तो उनको आगे के लिए समझा दिया गया है। आगे मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और अच्छे से काम करेंगे। चमोली जी, अब राजनीतिक विषय की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। आप जो हैं 2027 के चुनाव के लिए देहरादून जिले की धर्मपुर विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। प्रमुखता से आपका नाम भी चल रहा है विधानसभा में। तो कितने आश्वस्त हैं कि, क्योंकि धर्मपुर विधानसभा विशेषकर कांग्रेस के लिहाज से ये कही जा रही है कि 2027 के लिए बहुत हॉट सीट होने वाली है। कई दावेदार आपकी पार्टी में, क्योंकि जो आपके पुराने दावेदार थे, जो पुराने सिटिंग विधायक रहे, प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, वो भाजपा में शामिल हो गए। तो नए चेहरे कई दावेदारी में हैं, और यहाँ तक कि कई बार ये भी सुनने में आता है कि जो आपके प्रदेश के बड़े नेता हैं हरीश रावत जी, उनकी नज़रें भी उस सीट पर है, धर्मपुर सीट पर। तो अपनी दावेदारी को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं कि पार्टी आपकी दावेदारी को चुनेगी? देखिए, धर्मपुर विधानसभा इस पूरे जनपद देहरादून की, या कहेंगे पूरे उत्तराखंड की, वर्तमान में जनसंख्या में सबसे बड़ी विधानसभा है। क्षेत्रफल में तो नहीं, पर जनसंख्या में लगभग 2,30,000 के आसपास वर्तमान में मतों का प्रतिशत हमारे पास है। आप पूरी विधानसभा को अगर देखेंगे तो 2012 में इससे जब दिनेश अग्रवाल कांग्रेस में होते थे तो जीतकर मिनिस्टर बने थे, वन मंत्री बने थे। उनके साथ भी लंबे समय तक मुझे काम करने का अवसर मिला इस विधानसभा में। मैं खुद अपने परिवार के साथ लगभग 40 वर्षों से रह रहा हूँ। इस विधानसभा की सब मूलभूत आवश्यकताओं से और समस्याओं से भी मैं अच्छी तरीके से अवगत हूँ। पार्टी में बहुत सारे लोग वर्तमान समय में टिकट मांग रहे हैं, और टिकट मुझे लगता है कि मांगना एक कार्यकर्ता का अधिकार भी होता है, जो समझता है कि वो उसको मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है मांगना अधिकार भी और अच्छी बात भी है। लोकतांत्रिक दल है हमारा कांग्रेस, तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा को जाहिर करता है और पार्टी को उस पर विचार भी करने की आवश्यकता है। मेरी दावेदारी का जो मूल आधार है कि एक तो मैं स्थानीय व्यक्ति हूँ, दूसरी बात मैं पर्वतीय समाज को से आता हूँ। अगर आप पूरी विधानसभा की भौगोलिक दृष्टि देखेंगे तो सर्वाधिक जनसंख्या में अगर है तो पर्वतीय समाज है, और दूसरे नंबर पे हमारा अल्पसंख्यक समाज आता है। मुस्लिम लोग हमारे साथी हैं जो वो आते हैं। इस पूरी विधानसभा को अगर आप देखेंगे वर्तमान समय में पिछले 10 वर्ष से विनोद चमोली जी एमएलए हैं। इससे पहले 10 वर्ष वो मेयर रह चुके हैं। इससे पहले 10 वर्ष वो नगर पालिका के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लगभग 30 वर्षों से देहरादून में सत्ता चाहे किसी की भी रही हो, वो एक सीट पर रहे हैं, और ऐसी सीटों पर रहे हैं जिससे वो शायद धर्मपुर में इतना कुछ कर सकते थे कि अगला चुनाव जो भी अन्य दलों से उनके खिलाफ लड़ना चाहता उसके पास कोई मुद्दे नहीं बचते। वर्तमान स्थिति को अगर आप देखेंगे तो इस देहरादून की राजधानी में हार्ट ऑफ सिटी कहे जाने वाली धर्मपुर विधानसभा सर्वाधिक पिछड़ी विधानसभाओं में वर्तमान में हो गई है। हम एक अकेली ऐसी विधानसभा है जो हाईवे पर अगर आप जाएंगे बाईपास पे सत्संग भवन के बगल में तो इतना बड़ा कूड़े का ढेर है, वहाँ आके आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप सिटी में हैं। मतलब ये भी एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उससे कम से कम आसपास की 10 कॉलोनियाँ प्रतिदिन प्रभावित हो रही हैं, बीमार हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं।
और उसके बावजूद भी लगातार लोग शिकायत कर चुके हैं, एनजीबीटी में कर चुके हैं, पर्यावरण विभाग में कर चुके हैं, विधायक जी के पास कई बार जा चुके हैं, लेकिन न जाने क्या सरकार ने सोचा है कि वहाँ के लोग लगातार परेशान हैं, लेकिन जो कूड़े का ढेर है उसको हटाने का काम नहीं किया जा रहा है। अगर आप सड़कों की बात करते हैं तो हमारे यहाँ बंजारा वाला सबसे बड़ा वार्ड है, लगभग 20 से 22 हज़ार वर्तमान में वोटर नगर निगम में हमारे यहाँ एक वार्ड में है। उस वार्ड की अगर आप स्थिति देखेंगे, सर्वाधिक बड़े वार्ड में ही सबसे ज़्यादा रोडों की जो सबसे बड़ी समस्या है। और ये तब है कि हम स्मार्ट सिटी के अंदर आते हैं, ये तब है कि हम नगर निगम के अंदर आते हैं, ये तब है जब बीजेपी की सरकार 10 वर्षों तक सत्ता में है और 10 वर्ष तक की विधायक जी एक ही व्यक्ति विधायक है और 10 वर्षों से वो सत्ता में भी हैं और इससे पहले 5 वर्ष मेयर भी रह चुके हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि ये जो लड़ाई है, ये व्यक्ति की जो कार्यशैली होती है राजनीति में, हमेशा उसका विरोध होता है। मनोज चमोली जी को अच्छा अवसर मिला, एक अच्छे नेता हैं, लंबे समय से राज्य के आंदोलन से जुड़े रहे, लेकिन अगर क्षेत्र में काम नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि अब क्षेत्र की जनता परिवर्तन का मन बनाएगी। आवश्यकताएं जो है वो आविष्कार की जननी होती है। तो आप ये मानिए कि आने वाला 2027 का जो चुनाव है, वो जो 10 वर्ष का विधायक जी का कार्यकाल है, उस कार्यकाल को देखते हुए लड़ा जाएगा। और निश्चित है कि पार्टी अगर मुझे अवसर देती है, मैं एक ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ, लंबे समय से कानूनी रूप से भी अपने क्षेत्र के लोगों की मदद कर रहा हूँ, संगठन में मैंने लंबे समय से अनेक पदों पर काम किया है। अगर अवसर मिलता है तो 2027 में हम धर्मपुर विधानसभा को जीतने का काम करेंगे। नहीं, उसमें सर भाजपा के लोगों का ये कहना है कि हम कांग्रेस से 20 हैं इस समय। उनका कहना है कि जो आपके पूर्व मंत्री रहे, पूर्व विधायक रहे, बोला वो हमारे साथ आ गए और राज्य सरकार ने उनको दायित्व भी दिया है। और उनका कहना ये है कि बाकी सारे नए जो कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं वो सब नए लोग हैं और हमारा पक्ष मजबूत है, इसलिए कांग्रेस हमारे मुकाबले में कहीं पर नहीं है। एक तो ये चीज़ है। और दूसरा, जो आजकल SIR की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में चली और उसमें जो अब तक सबसे ज़्यादा वोट कटे हैं, तकरीबन 30,000 के आसपास, वो धर्मपुर विधानसभा में कटे हैं। तो उसका क्या लगता है आपको, कांग्रेस पार्टी को उसका नुकसान है? क्योंकि उसमें ये तर्क ये भी आ रहा है कि पर्वतीय समाज के लोगों का भी काफ़ी वोट कटा है उसमें, क्योंकि लोगों ने अपने मूल गांव में अपने वोटों को जोड़ा है। तो इन दोनों चीज़ों पे मैं आपका टेक जानना चाहता हूँ। देखिए, SIR जो प्रक्रिया है, अगर आप उसको तरीके से समझेंगे तो देखा जाए, भारत की वोटर व्यवस्था में उस प्रक्रिया को मैं एक न्यायिक व्यक्ति होने के नाते सही मानता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार तो है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी बनती है कि उस मत का वो ईमानदारी से एक ही जगह प्रयोग करे। अगर बीजेपी की मंशा ये है तब तो सही है, लेकिन अगर उनकी मंशा एक जाति विशेष धर्म को टारगेट बनाते हुए उनके मतों को काटना है, तो ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या होगी। भारत में एक वोट ही ऐसी चीज़ है जो बिना जाति धर्म के उसको देने का आदमी को अधिकार होता है। कोई किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो, उसका वोट की ताकत उतनी है जितनी एक अपर कास्ट की, उतनी एक लोअर कास्ट की भी है। तो हमें समझना पड़ेगा कि बीजेपी अगर SIR को उत्तराखंड में, जिस प्रकार बंगाल में उनके द्वारा किया गया, हमने देखा पश्चिम बंगाल में, अन्य राज्यों में अगर हम देखें जिस प्रकार, अगर इस तरीके से इस राज्य में उसको लागू करना चाह रही है या उसका प्रयोग अपनी जीत के लिए करना चाह रही है, तो ये सीधे तौर पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। लोकतंत्र के लिए ये बहुत बहुत नुकसानदेही है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता से अधिकार है कि वो अपने विधायक को चुने, वो अपनी सरकार को चुने, वो अपने मुख्यमंत्री को चुने, लेकिन वो अधिकार देश के संविधान ने उसके पास सुरक्षित रखा है। अब हमारे जो पूर्व विधायक थे, मंत्री जी वर्तमान समय में बीजेपी में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब वो बीजेपी में गए, जितने भी कार्यकर्ता उनके साथ गए थे, वर्तमान में उसमें से कुछ कार्यकर्ता वापस कांग्रेस में आ गए हैं। आने वाला 2027 का चुनाव अगर आप देखेंगे भट्ट जी, तो वो चुनाव इस राज्य में 10 वर्षों में जो बीजेपी के द्वारा विकास कार्य किए गए हैं, बीजेपी के द्वारा रोजगार के लिए कार्य किए गए हैं, बीजेपी के द्वारा जो राज्य में नई चीज़ें डेवलप नहीं की गई हैं, उनके लिए होगा। अब आप समझ सकते हैं कि बीजेपी प्रदेश में भी है, बीजेपी देश में भी है, उसके बावजूद भी जिस जगह से आप आते हैं, टिहरी से, लगातार वहाँ से सूचनाएं आती कि प्रसव पीड़ा के कारण एक हमारी बहन की मृत्यु इसलिए हो जाती है कि उसे समय पे इलाज नहीं मिल पाया। तो आप समझ सकते हैं कि 10 वर्षों में बीजेपी का विकास किस प्रकार का है। बीजेपी के शासनकाल में हमारे देहरादून की एक बेटी नीट परीक्षा में असफल होने के लिए आत्महत्या कर लेती है। इतना बड़ा प्रोटेस्ट देश में चलता है, उस देश में एक उपलब्धि हमारे नाम जिसे कहेंगे जो दुर्भाग्यपूर्ण थी, ये जुड़ी कि उन 20 बच्चों में आत्महत्या करने वालों में एक बेटी हमारे उत्तराखंड की भी थी।
ये अकेला एक ऐसा राज्य है जिसमें बीजेपी के शासनकाल में अंकिता भंडारी जैसा प्रकरण हुआ। इसने पूरे प्रदेश को सड़कों पर ला दिया, तब भी बीजेपी सचेत नहीं हुई। आज भी सीबीआई जांच की घोषणा तो हुई है, लेकिन सीबीआई जांच क्या कर रही है वो कभी सार्वजनिक नहीं हो पाई। ये अकेला एक ऐसा राज्य है कि हाकम सिंह बीजेपी का जिला पंचायत होते हुए लगातार प्रदेश में रोजगार बेचने का काम कर रहा था। ये अकेला ऐसा प्रदेश है कि जब पूरा देश नीट परीक्षा के लिए 5 लाख के आसपास छात्र जुटकर सोई हुई सरकार को दिल्ली में जगाने का काम कर रहे थे, वहीं इस प्रदेश में जो हमारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी में 2 परीक्षाएं लीक हो जाती हैं। ये वही प्रदेश है। आने वाले समय में 2009 नवंबर सन 2000 में हम बनते हैं। इस राज्य की लड़ाई कोई आसान लड़ाई नहीं थी। लगभग 46 शहादतें देकर हमने ये राज्य लिया है। हंसा दनई ने मसूरी में अपने माथे पे इसलिए गोली खाई थी कि इस राज्य को, उसके जो बच्चे हैं आप और हम, वो इस राज्य को बने और इस राज्य में उन संसाधनों पर उसका कब्जा हो। अगर आज आपकी लड़ाई देखेंगे तो खनन का सबसे बड़ा टेंडर जो इस राज्य में है वो गुजरात के लोगों के पास है। अगर इस राज्य में आप देखेंगे जितनी भी एनएच की सड़कें बन रही हैं उसमें काम करने वाले सारे बाहरी लोग हैं। अगर आप देखेंगे बड़े बड़े जितने भी प्रोजेक्ट उत्तराखंड में वर्तमान में चल रहे हैं, आगे चलेंगे, उनके टेंडर इस प्रकार से निकाले जाते हैं कि उसमें स्थानीय व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं है। और ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, इसके बारे में इनको विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हमने इस देश को बहुत कुछ दिया है। अगर आप देखेंगे हम नक्शे में तो हम छोटे हो सकते हैं, लेकिन इस देश का जो पहला सीडीएस था, आप देखेंगे वो पहला सीडीएस हमने इस देश को दिया है, जो तीनों सेनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। हम कोई छोटे राज्य से नहीं आते। इस राज्य ने इस देश के जो पहले सुरक्षा सलाहकार हैं जो पौड़ी से आते हैं, अजीत डोभाल, वो हमने दिए हैं। इस राज्य ने उत्तर प्रदेश के आखिरी और पहले वर्तमान मुख्यमंत्री इस राज्य ने दिए हैं। इस राज्य ने, अगर आप देखेंगे, देश में सेना का सर्वोच्च जो शौर्य पुरस्कार होता है वो सबसे पहले कुमाऊं रेजिमेंट को मिला है। इस राज्य ने श्रीदेव सुमन जैसे लोग दिए हैं। इस राज्य ने वीर माधव भंडारी जैसे लोग दिए हैं। इस राज्य ने तीनू रौतुली दिए। जब देश में दुनिया को पर्यावरण के बारे में नहीं पता था तो हमने गौरा देवी के रूप में यहाँ महिलाओं को, पेड़ों को बचाते हुए देखा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस राज्य में मुद्दों पर चुनाव अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो राज्यों की, इस राज्य में जो जिन लोगों ने राज्य को बनने के लिए शहादत दी है, जो मुजफ्फरनगर, खटीमा, मसूरी कांड है, वो शहादतें जाया चली जाएंगी। इसलिए आपकी, हमारी सबकी जिम्मेदारी ये बनती है कि 2027 का चुनाव इस राज्य में मुद्दों पर हो। आपने मुद्दों की बात करी सर, और संदीप चमोली जी के बारे में एक चीज़ कही जाती है, आपके शुभचिंतक लोग भी, हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखते हैं कि संदीप चमोली जी हैं कांग्रेस पार्टी में, पर संदीप चमोली उन आंदोलनों में प्रतिभाग करते हैं जो क्षेत्रीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं, चाहे मूल निवास भू कानून का आंदोलन हो या उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा गैर स्थायी राजधानी का मामला हो, जो स्थानीय मामले हैं। और जो लोग उन आंदोलनों को करते हैं वो लोग भाजपा और कांग्रेस से बराबर दूरी की बात करते हैं कि भाजपा और कांग्रेस इस प्रदेश को अब तक इस स्थिति पहुंचाने के लिए दोनों जिम्मेदार हैं। आपको तो कुछ लोगों का ये कहना होता है कि जिन विचारों के लिए आंदोलन, संदीप चमोली जी जिन विचारों के आंदोलनों के लिए प्रतिभाग करते हैं, जिन आंदोलनों में, वो आंदोलन क्षेत्रीय दलों के हैं, स्थानीय आंदोलन, और संदीप चमोली जी गलत जगह बैठे हैं। संदीप चमोली जी को क्षेत्रीय ताकतों के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। तो इस पर आपका क्या है? देखिए भट्ट जी, संदीप चमोली किसी राष्ट्रीय दल का हिस्सा होने से पहले उत्तराखंडी है। जब इस राज्य का आंदोलन चल रहा था, मेरी उम्र 13-14 साल थी। जब राज्य बनता है तो हम देहरादून में रहते थे, तो मेरी माताजी कहती हैं कि बेटा अब तो बड़ा अच्छा हो गया, अब तुम्हारा राज्य बन गया, अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा। ये भावना 2000 में जब ये राज्य बना था 9 नवंबर के दिन हमारे प्रत्येक उत्तराखंडी के दिमाग में ये बात थी। इस राज्य को मांगने का जो मुख्य कारण था वो अपनी संस्कृति, जल जंगल जमीन और अपने संसाधनों को बचाने की लड़ाई थी। हमने इस राज्य की अगर शुरुआत देखेंगे 1964 से इस राज्य का आंदोलन शुरू हुआ था। पहली बार इस राज्य की बात, पृथक उत्तराखंड की बात जब पहली बार दिल्ली में रखी गई तो 1964 में ये लड़ाई शुरू हुई थी। हमने 94 जैसी व्यवस्था को, कांड को झेला, हमने खटीमा कांड झेला, हमने मसूरी कांड झेला। उसके बाद राज्य बनने के बाद अगर आप देखेंगे तो पूरे भारतवर्ष में एक अकेला भट्ट जी आपका राज्य है जिसमें 2 मूल निवास चलते हैं, जिसमें स्थायी निवास भी है, जिसमें मूल निवास भी है। एक अकेला उत्तराखंड में, पूरे भारत में एक उत्तराखंड एक अकेला ऐसा राज्य है जिसमें 2 भूमि व्यवस्था चलती है। आपका हरिद्वार के लिए अलग कानून है, भू कानून,
टिहरी के लिए अलग है और उधम सिंह नगर के लिए अलग है, देहरादून के लिए अलग है। दो भू कानून अगर वर्तमान में जिस राज्य में चल रहे हैं और जो राज्य शहादतों के बाद मिला हो, पूरे भारत के नक्शे पर आप उठा के देख लीजिए, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिस राज्य में 19 वर्ष के युवा ने छाते पे सिर्फ इसलिए गोली खाई हो कि उसका राज्य बन सके। उसको कुछ नहीं मिला ना गोली खाने के बाद, उसके परिवार आज भी अपनी आधारभूत व्यवस्थाओं के लिए भटक रहे हैं। और क्या सरकारें हमें देंगी? आज भी जो आंदोलनकारी जिन्होंने उस राज्य को बनाया वो आज भी सड़कों पर हैं। तो ये आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि क्षेत्रता की जब भी बात आती है, अपने लोगों को संगठित करना कोई वाद की श्रेणी में नहीं आता। वो आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लोगों को खड़े करें। जब भी मूल निवास की बात होगी, जब भी भू कानून की बात होगी, जब भी क्षेत्रता की बात होगी, जब भी संसाधनों पर पहले अधिकार की बात होगी, वो व्यक्ति उत्तराखंडी होना चाहिए। चाहे वो व्यक्ति नारसन से हो, चाहे वो व्यक्ति माणा से आता हो, चाहे पिथौरागढ़ से आता हो, चाहे वो अल्मोड़ा से आता हो। अगर वो व्यक्ति हमारा मूल निवासी है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी लड़ाई को हम लड़ें। ये राज्य अगर बना है तो क्या सिर्फ देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार के लिए बना है? आज भी अगर आप देखें तो चमोली के दूरस्थ गांव बाढ़ में वही स्थिति है। अगर आज भी आप देखें तो माणा की हॉस्पिटल की व्यवस्था वही है। अगर आज भी आप देखें तो पिथौरागढ़ के दूरस्थ जनपद की सीमांत जिले की आज भी स्थिति वही है। क्या इस राज्य को इसलिए बनाया गया था कि इन तीनों डिस्ट्रिक्टों में आके राज्य सीमित हो जाए? ये राज्य पहाड़ के अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए बना था। वो लड़ाई जब जब लड़ी जाएगी, उस लड़ाई के रूप में, उस लड़ाई के हिस्सेदार के रूप में, उस लड़ाई के सैनिक के रूप में आपको संदीप चमोली तो भट्ट जी मुझे लगता है सब जगह दिखेगा। नहीं, उसमें मैं एक एज ए कांग्रेस पार्टी के नेता हैं आप, तो उसमें जो क्षेत्रीय विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं लोग, उनका यही कहना होता है कि इसके लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि 25 वर्षों में दोनों ने शासन किया है। तो आप इसको क्या मानते हैं? क्योंकि इसमें लोगों का यही कहना है कि कांग्रेस भी इसके लिए जिम्मेदार है, जो आज ये परिस्थितियां, चाहे मूल निवास, मूल निवास और स्थायी निवास की आपने बात करी, भू कानून की बात करी, या स्थायी राजधानी की बात हुई, ये सारी चीजें, इनके लिए उन लोगों का यही कहना है कि कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी भाजपा जिम्मेदार है। देखिए भट्ट जी, 2000 में हमारा राज्य बना, लगभग कांग्रेस ने भी, हमारे दल ने यानी बीजेपी ने भी सत्ता में राज किया है। वर्तमान में अगर आप देखें तो बीजेपी ज़्यादा बार राज कर चुकी है, ठीक है ना, राज कर चुकी है। कांग्रेस ने 2002 से 7 तक एक बार बनाया और 2012 से 17 एक बार बनाई। 10 वर्षों तक इस स्टेट में जो है, इस स्टेट को संचालित किया है। देखिए, जब भी कानून पहाड़ी राज्यों में पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के लिए अगर कानून बनाने की बात आएगी तो हम पहले क्षेत्रता के साथ खड़े हैं। अगर कोई भी दल हो, चाहे वो स्वयं का मेरा अपना दल हो और चाहे वो बीजेपी हो, अगर वो पहाड़ को हाशिए पे रखेगी तो उनका विरोध हम क्षेत्रीय लोगों के साथ मुखरता के साथ करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि हंसा धनाई ने इसलिए अपने माथे पे गोली खाई थी मसूरी कांड में कि उसने एक सपना देखा था कि उसका बेटा, उसका भाई, उसका गांव का आदमी, उसका पूरे प्रदेश का आदमी जब अपने राज्य की बात करे, आप सोचिए लखनऊ कहाँ था हमारे लिए। आज चिंता का विषय ये है भट्ट जी कि देहरादून से दिल्ली तो आप 2.5 घंटे में जा सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन देहरादून से 2.5 घंटे में आप रुद्रप्रयाग नहीं जा सकते, बिल्कुल। मतलब दिल्ली वालों के लिए तो आपने उत्तराखंड पास बना दिया, ऐसी सुविधाओं को आपने जन्म दे दिया, लेकिन आज भी पहाड़ के लिए देहरादून आज भी दूर है। तो ये राज्य, मैं फिर कह रहा हूं कि ये राज्य 3 जिलों के लिए नहीं बना था। इस राज्य की जो पहली परिकल्पना थी, जो पहली लड़ाई थी, जिन लोगों ने इसको सर्वाधिक भूमिका में लड़ने का काम किया, वो पहाड़ के लोग थे। और उन लोगों को ही अगर हाशिए में रखकर अगर योजनाएं बनेंगी, मैं तो फिर कह रहा हूं कि अगर हो सकता है कि वर्तमान समय में जब हम दल में रहे हों, कांग्रेस में हमारी सत्ता में रही हो, तो हमने कुछ गलतियां की हो, सरकार ने, लोगों ने बीजेपी को मौका दिया। इस राज्य को बनने से पहले एक विशेष पैकेज मिलता था पर्वतीय विकास के लिए, एक पर्वतीय विकास मंत्रालय अलग से होता था, बिल्कुल। उस विकास मंत्रालय को मुझे लगता है बीजेपी सत्ता में यहाँ भी है और दिल्ली में भी है, उस मंत्रालय को दोबारा से प्रारंभ करने की आवश्यकता है। आज आप देख लीजिए कि आज भी कई गांव, इतना समय राज्य बने हुए कि वहाँ सड़कें नहीं हैं। आज भी कई ऐसा गांव है जहां कंडी पे रख के आपने देखा होगा बीमार व्यक्तियों को मुख्य धारा में लाया जाता है। आज भी ये अकेला राज्य है जहां प्रसव पीड़ा से महिलाएं मर रही हैं, और आज भी वो राज्य है जहां बाघ भालू हमारे लोगों को निरंतर खा रहे हैं। तो राज्य बनते समय, जब राज्य बना था,
बाबा मोहन उत्तराखंडी ने इतना बड़ा अनशन कर कर अपनी जान को कुर्बान कर दिया कि उन्हें लगता था कि राज्य बनेगा तो हमारे लोगों को भला होगा। अगर हमारे लोग ही भी सरकारों को द्वारा हंसिया पे लाई जाएंगे, चाहे वो कोई भी दल हो, उस दल का विरोध संदीप चमोली जैसे अनेकों युवा करने को तैयार है और मुकरता से करेंगे। अब इन्हीं विषयों पर कुछ लोगों का ये कहना है कि संदीप चमोली जी जिन मुद्दों को उठाते हैं वो पर्वतीय मूल के जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया मुद्दे हों, पर जिस विधानसभा में संदीप चमोली जी दावेदारी कर रहे हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं उस विधानसभा में ये मुद्दे प्रभावी नहीं हैं। इन मुद्दों के आधार पर संदीप चमोली जी जो हैं विधानसभा नहीं जीत सकते। देखिए भट्ट जी, अगर मुझे अपना जीवन साधारणता और आराम से जीना होता तो वर्तमान समय में मेरे साथ के जितने भी लोग हैं वो प्रमुख पदों पर राजकीय सेवाओं में जा चुके हैं जी। राजकीय सेवा में चयनित होने के बाद मुझ जैसा व्यक्ति अगर समाज के लिए अपने रोजगार को छोड़ता है, एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति के लिए, पहाड़ी मूल के आदमी के लिए सरकारी नौकरी को छोड़ना बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि हमारे समय में बहुत बड़ा काम माना जाता था। उसको छोड़कर मैं अगर लगातार समाज के लिए कुछ कर रहा हूं तो मेरी प्राथमिकता विधायक बनना नहीं है। मेरी प्राथमिकता उस संस्कृति, उस कल्चर, उस पहाड़ को बचाने की है जिसकी वजह से आज हम लोग इस राज्य में रह रहे हैं। हमारे राज्य में अगर हमारे ही लोगों के साथ सरकारों के द्वारा अगर कोई गलत नीति, दोहरी नीति अपनाई जाती है, वो कानून आप बनाते हैं उसको निरंतर कमजोर करने का काम करते हैं। अगर आपको लगता है कि पहाड़ का आदमी के आप सच में हितैषी हैं और राज्य बनते समय पहाड़ के लोगों को प्राथमिकता देने की आपकी मंशा थी, तो हम लगातार एक बात को कहते हैं कि आप हमें 5th शेड्यूल में डाल दो, आप हमें एक पर्वतीय आरक्षण देने की बात कर सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि लगातार अगर हम अपने लोगों की बातों को नहीं उठाएंगे और उसमें ये देखेंगे कि भैया अगर मैं इन बातों को उठाऊंगा तो मुझे मैदानी व्यक्ति वोट नहीं देगा या राष्ट्रीय पार्टियां मुझे टिकट नहीं देंगी, तो भट्ट जी ये मेरे जैसे व्यक्ति के लिए अपने जो व्यवहारिक जो अपना जीवन है उसके साथ निष्पक्षता नहीं होगी। मेरा काम समाज के लिए निरंतर काम करना है। मेरा काम अपने लोगों के लिए रात दिन निछावर, अपने प्राणों को निछावर करना है। मेरा काम अपने राज्य के लोगों के लिए, सभी जाति धर्म लोगों को सम्मान करते हुए अपने राज्य के लोगों के लिए काम करना ही मेरी प्राथमिकता और हमेशा रहेगी। चमोली जी, बाइंड अप की तरफ बढ़ते हैं। दोनों विधायक, पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल जी और विनोद चमोली जी धर्मपुर के, दोनों को यदि आंकना हो कौन 20 है और कौन 19 है दोनों के कार्यकाल को? देखिए 2012 से 17 तक दिनेश अग्रवाल जी हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री रहे कांग्रेस सरकार में। निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके द्वारा धर्मपुर में सर्वाधिक काम करने का काम किया गया है। आज भी अगर आप देखेंगे वर्तमान विधायक जी जितनी सड़कें, कोई बोर्ड भी नहीं लगा पाए, उतनी सड़कें कांग्रेस की सरकार में दिनेश अग्रवाल बना चुके थे। देखिए अगर काम का पैमाना आप देखेंगे तो कांग्रेस के कार्यकाल में पूरे प्रदेश में 2002 से 7 की बात करें, 2012 से 17 की बात करें, जो विकास की गाथा या विकास की लकीर एनडी तिवारी इस राज्य में खींच के गए हैं अपने कार्यकाल में, मुझे लगता नहीं है कि कभी भी कोई मुख्यमंत्री, कोई राजनीतिक दल उनकी सोच को, उनके विचार को या उनकी कार्यशैली को या जितना कार्य उन्होंने अपने मुख्यमंत्री रहते किया शायद कोई छू भी पाएगा। इस राज्य में जो भी व्यक्ति प्रमुख पदों पर आता है उसको सबसे पहले इस बात को याद रखने की आवश्यकता है कि ये राज्य शहादतों के बाद मिला है। इस राज्य को लेने के लिए हमारे द्वारा लंबी एक लड़ाई लड़ी गई है। हमारे द्वारा कई माताओं बहनों ने, कई युवाओं ने अपने प्राणों को निछावर किया है। जो राज्य इतनी कठिनाई के बाद, इतने संघर्ष के बाद मिला है, उस राज्य की नीतियां ऐसी बननी चाहिए इस राज्य में जो विकास हो वो विकास मैदान पे नहीं रुकना चाहिए, वो विकास सीधे सीधे तौर पर पहाड़ पे भी चढ़ने की आवश्यकता है भट्ट जी। और आने वाला समय जो इस राज्य में है, क्योंकि अब इस राज्य में आप देखेंगे युवा जागरूक हो चुका है, युवा जवाबदेही तय कर रहा है। आपने जीएनजी का आंदोलन देखा दिल्ली में, युवा अब सत्ताओं की आंखों में आंखें डालकर जवाब मांगने को तैयार बैठा हुआ है। तो इस प्रदेश में भी युवाओं की बहुत बड़ी भरमार है। आगे सरकारें तैयार रहे, अगर वो कुछ गलत करेंगी युवा उनसे जवाब जरूर मांगेंगे। कभी क्षेत्रीय दल, विशेषकर उत्तराखंड क्रांति दल, आपको ऑफर देता है कि आप आइए हमारे साथ,
और हम आपको चुनाव लड़वाते हैं, तो क्या विचार है यदि कांग्रेस आपको टिकट नहीं देती है तो? देखिए भट्ट जी, जीवन में यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे साथियों, बहुत सारे छोटे भाइयों का, बड़े भाइयों का, माताओं बहनों के आशीर्वाद से एक मुझ जैसे मध्यम वर्ग का व्यक्ति यहाँ तक पहुँचा है। भविष्य में अगर कोई भी मैं फैसला लूँगा, मैं एक पहाड़ी मूल का आदमी हूँ, ईमानदारी के नाम से हम लोग पूरे भारतवर्ष में जाने जाते हैं। ईमानदारी से जिस दल में हूँ उसको भी बताऊँगा, और ईमानदारी से जिस दल में जाऊँगा उनको भी बताऊँगा। अपने सारे लोगों को एकत्र कर कर, उनसे बैठ कर सलाह मशवरा कर कर, जो राज्य हित के लिए सबसे अच्छा होगा और जो मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाले लोग चाहेंगे, संदीप चमोली आने वाले जीवन में वही कार्य करेगा। कभी विनोद चमोली जो सिटिंग विधायक हैं दूसरी बार के और मूलतः पर्वतीय बैकग्राउंड से हैं, कभी उनकी तरफ से आपको कोई बुलावा आया हो? देखिए विनोद चमोली जो है, मैं और विनोद चमोली जी सीनियर नेता हैं बीजेपी के, और मैं उनका सम्मान इसलिए भी ज़्यादा करता हूं कि इस राज्य में राष्ट्रद्रोह लगने वाले वो अकेले व्यक्ति थे आंदोलनकारी, जिनको राष्ट्रद्रोह रहा, जिसके तहत वो जेल में रहे। इस राज्य की जो लड़ाई थी उसमें उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। विचारधारा अलग हो सकती है, उनकी विचारधारा का मैं विरोधी हो सकता हूँ, उनका व्यक्तिगत रूप से विरोधी नहीं हूँ। वो भी पौड़ी से आते हैं, मैं भी पौड़ी से आता हूँ, और ये भी एक इत्तेफाक की बात है कि हम दोनों का गाँव भी अगल बगल ही है। देखिए बीजेपी, मैं जब राजनीति में आया तब बीजेपी विपक्ष में थी, नहीं बीजेपी सत्ता में थी और कांग्रेस विपक्ष में थी जब मैंने राजनीति को चुना। और मैं चाहता तो आसानी से मैं बीजेपी का हिस्सा बन सकता था और कोई कठिनाई भी नहीं होती, क्योंकि जो सत्ताधारी जो विधायक थे विनोद चमोली, वो चमोली थे, निश्चित ही इस बात का मुझे कुछ लाभ मिलता। लेकिन मैंने सदैव मुद्दों में रहकर अपनी बात कहने का, अपनी बात को हमेशा मुद्दों में रह के कहा है। और मेरी राजनीतिक जर्नी आप जितनी भी देखेंगे, मैंने हमेशा जो है, मैं कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस में लंबे समय से हूँ, कार्य भी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने हमेशा क्षेत्रीय मुद्दों पर काम किया है। कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जो आपको स्वतंत्र रखता है कि आप दल से बाहर जाकर भी राज्य के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि विधायक, मंत्री या एमपी या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बन के ही आप समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते। भट्ट जी, आपको समाज के लिए कुछ करने के लिए मन में एक दृढ़ शक्ति चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। आप बिना पद के भी अपने जीवन काल में अपने लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, और इसी सोच पर मैं निरंतर कार्य कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। तो चमोली जी, आपने 12 मास को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी भी आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।